हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। ये है क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो है टिश्यूज। अगर जब मैं सेल्स पढ़ा रही थी तो बार बार मैंने कहा था कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि टिश्यूज क्या होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बना देते हैं। पर इनका एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है, वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं किस तरीके से होती हैं, वो सब जानने के लिए ये चैप्टर जो कि है हमारा टिश्यूज, जिसे हमें पढ़ना होगा। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द 2 से 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, सारी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करते हुए। तो सबसे पहले जब मैं सेल्स पढ़ा रही थी तो मैंने ये बात बोला था कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे 2 तरीके में ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द अदर वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है वो क्या है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है वो है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है उसमें टिश्यूज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि भैया एक ही सेल है, तो एक ही सेल सारा फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। तो सारा फंक्शंस में सारे लाइफ प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो सारे के सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल जो कि होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें परफॉर्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़े थे, तो एक बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल दैट इज अमीबा, जो कि हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा प्यारा अमीबा। तो उसमें सारे के सारे फंक्शंस एक ही सेल से परफॉर्म होते हैं। लेकिन आ जाते हैं कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करने के लिए। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके पास एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सिंस उनके पास एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो सारे फंक्शंस अलग अलग सेल्स परफॉर्म करेंगे। अगर आपके घर में आपसे ज़्यादा लोग प्रेजेंट है तो आप लोग काम बांट करके करते हो, या फिर ग्रुप में भी 4 लोग प्रेजेंट है तो चारों लोग अलग अलग काम करेंगे। तो उसी क्योंकि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं तो काम हो जाता है डिवाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो जैसे हम लोग रियल लाइफ में काम बांटते हैं वैसे ही सेल्स भी क्या करता है, अपना काम बांट लेता है। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं, ईच टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन पेरेंट सेल एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज। जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे सेल्स को कंटेन करते हैं। चलो पहले टिश्यूज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद कैसे सेल्स कंटेन करते हैं उसकी बात करेंगे। तो टिश्यूज क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपका मेन एजेंडा क्या होता है, उस प्रोजेक्ट को आपको एक कॉमन टॉपिक दे दिया जाएगा जिस पे आप काम करोगे, एंड आपका कॉमन एजेंडा होता है उस प्रोजेक्ट को बेस्ट पॉसिबल वे में करना और कंपटीशन में जीतना। तो आप चारों लोग एक ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे होते हैं और आपका एक कॉमन गोल होता है, दैट इज विनिंग इज योर कॉमन गोल। तो वैसे ही वैसे सेल्स जिनका सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, साथ में काम कर पाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारे वैसे सेल्स हो गए जिनका काम है मैसेंजर की तरह काम करना, जैसे कि इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाना या फिर ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक लेकर आना। तो इनका कॉमन एजेंडा क्या है, मैसेजेस को लेकर आ जाना, तो वो बना देंगे हमारे नर्वस टिश्यूज, ठीक है। तो वैसा पर्टिकुलर फंक्शन जो सारे सेल्स मिल करके परफॉर्म करेंगे, वो सारे सेल्स जब ग्रुप कर लेंगे तो क्या बना लेंगे, हमारा टिश्यूज बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो टिश्यूज में जो भी सेल प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम
कॉमन पेरेंट सेल एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज, मतलब एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, शेप होता है और साइज होता है। जैसे मैं नर्वस टिश्यूज़ की बात करूंगी, तो जब मैं नर्वस टिश्यू की बात करूंगी तो नर्वस टिश्यू क्या होगा, नर्वस टिश्यू नर्व सेल से बना हुआ होगा। वो नर्व सेल किससे अराइज करेगा, हर सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है, जो हम लोगों ने सेल्स में पढ़ा था। तो नर्वस टिश्यू जो है, नर्व सेल जो है वो भी अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करेगा। एक इसका कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, फंक्शन सेम होगा और एक कॉमन एजेंडा होगा, तो मिलकर के बना देगा हमारा प्यारा टिश्यूज। ठीक है, तो अब टिश्यूज बन जाता है तो भाई उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी होगा। जीवन में आज तक कोई भी काम बिना इंपॉर्टेंस के हुआ है क्या? जब तक जरूरत ना पड़े तब तक कोई काम नहीं होता, तो टिश्यूज भी भला क्यों काम करेगा। तो सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज इज ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला तो भाई मिलीजुली सरकार चलती है, काम बट जाते हैं, काम बट करके अच्छे से बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी में काम होता है। तो टिश्यू जैसे ही टिश्यू बन जाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा और इफेक्टिवली काम होगा। टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था ना, सेल्स मिलकर के हमारा बना लेते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर के क्या बना लेते हैं, टिश्यूज जब मिल जाते हैं तो बना लेते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जब हमारा बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा प्यारा ऑर्गेनिज्म, क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो बहुत सारे सेल जिनका कॉमन एजेंडा, कॉमन फंक्शन बन गया हमारा टिश्यूज। टिश्यूज वैसे टिश्यूज जो एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने में हेल्प करते हैं, मिलकर के ऑर्गन बना लेंगे, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे कि स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, माउथ एक ऑर्गन है, स्टमक, माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एक एक ऑर्गन है। लेकिन वो सारे ऑर्गन मिलकर के क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो क्या बना लेते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में सिर्फ डाइजेशन तो हो रहा नहीं होता है, एक्सक्रीशन भी हो रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा होता है। तो बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स मिलकर के बना लिए हमारा प्यारा ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा और सेल्स टिश्यूज बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाता है। उसके बाद वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज बीन डिक्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चे को बोल दिया मैंने कि 100 पेज लिख कर आओ तो उसके लिए मुश्किल है। वहीं 10 बच्चों को बोला कि आप लोग सब मिल करके 100 पेज लिख कर आओ, तो एक बच्चा 10 पेज लिखेगा तो उसके लिए काम आसान हो जाएगा, वर्कलोड इसका कम हो जाएगा। उसी तरीके से एक इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड कम हो जाता है टिश्यू के एग्जिस्टेंस की वजह से। एंड ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो सर्वाइवल रेट होता है वो होता है कम, लेकिन वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल रेट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और सर्वाइवल वैल्यू भी हमारा बढ़ जाता है। तो टिश्यूज जान लिया, उसकी ज़रूरतें क्या है वो जान ली। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जैसे हम लोगों ने सेल्स की बात की थी तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की थी, तो जब हम लोग टिश्यूज की बात करेंगे तो भैया सिर्फ एनिमल के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, प्लांट को कैसे छोड़ दे, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर ही तो पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो चलता है। तो प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, वन इज एनिमल टिश्यू एंड द अदर वन इज प्लांट टिश्यू। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी बात क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग टच करेंगे हमारा ये टॉपिक, दैट इज प्लांट टिश्यू का टॉपिक। प्लांट में एग्जैक्टली चीज़ें कैसे होती हैं, और आज के लेक्चर का हमारा मेन एजेंडा ये है कि ये जो प्लांट टिश्यू है इसको आप लोगों के मन मंदिर में बसा देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो मैम आप ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रही है, थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, तो जान लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मिलकर के क्या बना देते हैं, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देते हैं। तो व्हाट डू आई मीन बाय अनडिफरेंशिएटेड हेयर,
तो अनडिफरेंशिएटेड को समझने के लिए पहले डिफरेंशिएटेड समझते हैं। तो डिफरेंशिएटेड क्या होता है ना, कि जब सेल्स अपने डिवाइड करने की क्षमता यानी कि फर्दर डिवीजन की क्षमता को खो देते हैं और एक पर्टिकुलर शेप और साइज को एक्वायर कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे सेल्स जो अपना फर्दर डिवीजन का क्षमता को खो चुके हैं वो डिफरेंशिएटेड कहलाएंगे। तो अनडिफरेंशिएटेड क्या होगा, वैसे सेल्स जो फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो एक्टिवली डिवाइडिंग है और फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की मदद से हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बना हुआ होता है। हमारा से मेरा मतलब प्लांट्स है। ठीक है, अब सिंस वो एक्टिवली डिवाइडिंग है तो एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल्स बनाया, ये दो सेल्स फर्दर डिवाइड करके और सेल्स बनाए, तो बहुत सारे जब सेल्स हमारा बनता जाता है तो देख रहे हो ऑटोमेटिकली मल्टीपल सेल्स के बनने की वजह से वो क्या होगा, ग्रोथ प्रोसेस में हेल्प करेगा। वो प्लांट है, अगर एक जगह पे ज़्यादा सेल्स आ गए तो वो फर्दर एक्सपैंड करेगा, वो ग्रो करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन एजेंडा क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करना, कि हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या करे, ग्रो करता जाए। तो कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रोथ कहाँ जरूरत होता है प्लांट में, तो पहले तो प्लांट का रूट हमारा ग्रो करेगा, रूट का जो टिप्स है वो फर्दर नीचे की ओर ग्रो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। शूट का जो टिप है वो भी ग्रो करेगा। कैम्बियम लेयर इधर से गर्थ भी प्लांट का इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो प्लांट हमारा कहाँ कहाँ से ग्रो करता है, तो रूट टिप, रूट शूट कैम्बियम उसका ग्रो करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा, शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा और कैम्बियम में प्रेजेंट होगा। ये टिश्यूज हमारे लिविंग होते हैं और एक इंक्रीज लेकर आते हैं लेंथ और गर्थ में। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय गर्थ, उसका थिकनेस। ठीक है, प्लांट का थिकनेस। तो हमारा प्लांट का लेंथ वाइज ग्रो करेगा और गर्थ यानी कि थिकनेस वाइज ग्रो करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग होते हैं और इंक्रीज लेकर आते हैं किस में, तो लेंथ और गर्थ में। किसके लेंथ और गर्थ में, तो हमारा प्यारा प्लांट्स के लेंथ और गर्थ में। तो आई होप सो कि आपको ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मैं यहाँ पे आपके साथ क्या डिस्कस करना चाह रही थी। ठीक है, अब ये हमारा जो परमानेंट टिश्यू है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन तो हम लोग करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि जो जैसे मेरिस्टेमेटिक हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बना हुआ था, तो ये जब यही सेल्स जब डिवाइड करते जाएंगे और इसके कारण क्या हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब वे अपना डिवीजन का जो क्षमता है उसे खो देंगे, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएटेड बन जाएगा। तो हमारा जो परमानेंट टिश्यू है वो किससे बना हुआ होता है, तो हमारा जो प्यारा परमानेंट टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ, वो बना हुआ होता है डिफरेंशिएटेड सेल से, और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, एज ऑफ नाउ आपको ये बातें जाननी है एंड आगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहले डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 3 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इसके पोजीशन के हिसाब से डिफाइन किया गया है कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा और कहाँ पे इंक्रीज में हेल्प करेगा। एपिकल हमारा जो रूट का ग्रोथ है उसमें इंक्रीज में मदद करेगा, इंटरकैलरी हमारे इंटरनोडल ग्रोथ में हेल्प करेगा और लैटरल उसका गर्थ इंक्रीज करेगा। तो सिर्फ इतना बताने से काम तो चलेगा नहीं, थोड़ा चाहिए डिटेल डिस्कशन। तो हम लोग बैठते हैं आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिस्कशन में। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू लिखा हुआ है यहाँ पे होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स का डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो मैंने क्या कहा था, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो सिंस जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं तो वो अपने एक्टिव स्टेज में होते हैं सेल डिवीजन के। कौन से स्टेज में होते हैं, एक्टिव स्टेज में होते हैं, यानी कि वो सेल फर्दर डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ। दूसरा
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहना चाहता है कि ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन्स अ डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म इन अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। हर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस, यानी कि डेंस और बहुत ज़्यादा, अबंडेंट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है, और उसके बाद एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसको हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज, दैट इज विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम। इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ना व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलेंगे। तो जो दो सेल्स है उसके बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होगा उसको इंटरसेल्युलर स्पेसेस बोलेंगे। लेकिन हमारा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है ना वो कंपैक्टली, यानी कि बहुत टाइट आपस में चिपके हुए होते हैं, उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इसका जो सेलुलर लेयर होता है, यानी कि सेल के बाहर का जो लेयर होता है वो पतला होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वो स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल या फिर रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। सेल्स मे और मे नॉट कंटेन वैक्यूल। हमारा जो सेल्स है वो कंटेन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है वैक्यूल को कंटेन, यानी कि देयर आर चांसेस कि उसमें वैक्यूल हो या फिर वैक्यूल ना हो। क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि जब मैंने सेल्स पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि वैक्यूल क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो रेगुलर डिवाइडिंग टिश्यू है, ठीक है, तो सिंस वो रेगुलर डिवाइड करते रहता है तो मैक्सिमम चीज़ों को वो यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए उसके पास स्टोर करने के लिए काफ़ी कम चीज़ें होती हैं, इसीलिए उनके पास वैक्यूल्स हो भी सकता है और वैक्यूल्स नहीं भी हो सकता है। तो देयर आर 6 characteristics of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट क्या था? वो एक्टिव स्टेज में होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। दूसरा क्या? उनके पास डेंस और एबंडेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस भैया होता है, उसमें बहुत कम। साथ साथ क्या होता है? सेलुलर लेयर जो होता है वो बहुत पतला होता है। और 6 क्या होता है? वो मे और मे नॉट कंटेन वैक्यूल्स। उसमें वैक्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उनका शेप स्पेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप का हो सकता है। तो ये तो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। तो वो किस किस चीज में उनका फंक्शंस क्या होता है? किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस और फंक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप लोग जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे और जब मैंने सेल्स पढ़ाया था या फिर जब आगे फर्दर जो भी चीजें पढ़ा रही होंगी, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप लोग पढ़ रहे हो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, फंक्शन, ये सब चीज अपने मन मंदिर में बसा लो, क्योंकि अगर ये सारी चीजें याद रहेंगी तो ही आपको एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या पूछेगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, इसको फंक्शन पूछेगा या लोकेशन पूछेगा। एग्जाम्स के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। तो ये जो फंक्शंस है या फिर इन कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब डिस्कस कर रही हूँ, ये सब अपने मन मंदिर में बसा लेना। ठीक है, आगे अब इसका फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहला इट यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा बच्चा लोग। इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हेंस दे कंटिन्यूअसली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ये क्या करते हैं? इसका इनके पास क्या है? एबिलिटी है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था ना कि वो डिवाइड कर सकते हैं। अब वो डिवाइड कर सकते हैं तो क्या करेंगे? वो क्या कर सकते हैं? वो डिवाइड जब कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिवीजन करेंगे तो क्या नए सेल्स का प्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारे नए सेल्स बनाएंगे और वो कीप डिफरेंशिएटिंग और स्पेशलाइज सेल्स बनते जाएंगे। मतलब सेल डिवाइड करते करते मेरिस्टेमेटिक बनते गया और वही सेल्स धीरे धीरे क्या बनते जाएंगे? परमानेंट टिश्यू बनते जाएंगे। तो अगर उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका कहीं ना कहीं बताता है फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्टिव स्टेज में होते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो उस डिवाइड करने में जो हेल्प करते हैं उससे क्या होगा? नए सेल्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करेगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो रूट टिप और शूट टिप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है प्लांट का। प्लांट जो है हमारा वो लेंथ वाइज भी इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद द सेल्स इन द लैटरल रीजन दैट इज कैम्बियम, वो क्या चीज़ में हेल्प करता है? गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्या चीज़ को हेल्प करता है? हमारा जो प्लांट है उसका गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो 3 फंक्शंस पढ़ा। डिवाइड करके नए सेल्स बनाएगा,
उसके बाद शूट और रूट टिप और शूट टिप में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका लेंथ इंक्रीज होता है। लैटरल रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी कि कैम्बियम रीजन में प्रेजेंट होता है, जिससे कि उसका गर्थ इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम हम लोगों ने पढ़ा था, जब वो फ्लो चार्ट देखा था, उसमें एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। तो सबसे पहला आ गया हमारा एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम फिगर देख लो भैया, फिगर देख डालो, देखो ये हमारा फिगर है। यहाँ पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम देखो शूट के टिप पे प्रेजेंट है कि नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ हमारा जो शूट है उसके टिप पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम। रूट टिप्स में भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, रूट टिप्स में भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। तो रूट और शूट टिप में प्रेजेंट है तो किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो ये हेल्प करेगा हमारा लेंथ को इंक्रीज करने में ऑन एन एक्सिस, मतलब ये लेंथ इंक्रीज करेगा। कहाँ प्रेजेंट होता है, एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट के एंड में और शूट के टिप में प्रेजेंट होता है। क्या इंक्रीज करेगा, तो लेंथ इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है, लैटरल मेरिस्टेम, दे लाई ऑन द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड हेल्प इन इंक्रीज इन द थिकनेस। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखो यहाँ पे मिट, ये देखो ये है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेने दो, यहाँ पे ये गर्थ जो थिकनेस होता है ना, वहां पे प्रेजेंट होगा लैटरल मेरिस्टेम। किस चीज में हेल्प करेगा लैटरल मेरिस्टेम, तो लैटरल मेरिस्टेम हमारा गर्थ इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसका थिकनेस इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया इंटरकैलरी, देख लो कहाँ प्रेजेंट होता है, फिर से कलर चेंज, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे लाई एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ ट्विग्स, यानी कि जहाँ से लीव्स हमारा ओरिजिनेट, मान लो यहाँ से एक लीव ओरिजिनेट कर रहा है तो लीव्स के बेस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो लीव्स के बेस में प्रेजेंट होता है किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, यानी कि हमारा जो लेंथ हो इंटरनोडल रीजन का, उसमें ब्रांचेस जो होते हैं ना उसका इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, लीव्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी कहानी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सबसे पहला एपिकल हाइट इंक्रीज करेगा, लैटरल थिकनेस इंक्रीज करेगा, इंटरकैलरी इंटरनोडल ग्रोथ में फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, लेट्स गो आगे। अब परमानेंट टिश्यू को कैसे छोड़ दे भाई, परमानेंट टिश्यू की बातें तो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब पढ़ा रही थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो मैंने बार बार यही कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे जाके क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है, एक ऐसा स्टेज तो आएगा कि वो अपने डिवाइड करने की क्षमता को खो देगा। उस स्टेज में वो क्या बन जाएगा, वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो अपना फिक्स शेप ले लेगा, अपना फिक्स साइज ले लेगा और अपना फिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म करना वो शुरू कर देगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। अब सेल डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था। व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सेल अपना परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएटेड सेल समझ में आया, डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं, वैसे सेल्स जो अपना फिक्स साइज, शेप और फंक्शन ले लेते हैं और फर्दर डिवाइड नहीं करते। ये जो प्रोसेस होता है उनका फिक्स शेप, साइज और फंक्शन लेने का, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। आई होप सो कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है तो परमानेंट टिश्यू का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये भी पढ़ लो। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, cells have lost the power of division, that is they do not divide। वो आगे अपना जो डिविजन का पावर होता है उसको खो चुके होते हैं और फर्दर वो डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उनका एक, क्योंकि वो सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस के अंदर जा चुके हैं, मतलब वो अपना एक डेफिनाइट फॉर्म और शेप एक्वायर कर लेंगे, वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। उन्होंने अपना फंक्शन भी सेट कर लिया कि भैया मैं तो यही काम करूंगा, इसके अलावा और मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, दे मे बी लिविंग, दे और
डेड सेल्स। हमारा जो टिश्यूज होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे के सारे लिविंग सेल्स प्रेजेंट हो, उसमें क्या होता है, डेड सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये देखो, ये बार बार ये जो हमारा बोर्ड है वो बाहर शिफ्ट होते जा रहा है, उसे वापस खींच करके लाते हैं और पढ़ाई हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो दे में भी लिविंग और डेड। तो हमारा जो परमानेंट टिश्यू होता है वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, मतलब उसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। दे मे हैव थिन और थिक। अब यहाँ पे मे शब्द यूज किया गया है, या तो उनका वॉल पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, जो सेल वॉल है वो थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। अब ये थिक कब होगा, थिन कब होगा, जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। द सेल्स आर लार्ज विद वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ जिनका जो सेल्स होता है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म शब्द देख के मत घबरा जाना, मतलब इसका क्या है कि सेल साइटोप्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स गो आगे। अब परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो हो गया हमारा सिंपल और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या है, वो प्रोटेक्टिव होता है और सपोर्टिव होता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करने में मदद करता है। किस तरीके से करता है वो हम लोग अभी कुछ मिनटों में ही देख लेंगे और समझ जाएंगे। वहीं कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या चीज़ में हेल्प करता है, वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, मतलब कि पानी या फिर फूड को का आदान प्रदान, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उसकी कंडक्शन में हेल्प करता है। चलो पहले हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू का डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन किसका करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स, दैट इज दीज टिश्यूज आर कंपोज ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली। मतलब ये जो टिश्यू होता है वो वैसे सेल्स से बना हुआ होता है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक जैसा होता है, और साथ साथ क्या करते हैं, ये कंपोज एक टाइप ऑफ सेल्स के ही बने हुए होते हैं। और इसी के बेसिस पे, इनके नेचर के बेसिस पे कि उनके बीच में किस तरीके से वो एक्ट कर रहा होता है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा होता है, उसके बेसिस पे फर्दर इसका 3 क्लासिफिकेशन है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नाम शुद्ध सुन के डरना मत, 2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा पैरेन्काइमा क्या होता है, कॉलेन्काइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू तो ऐसे सेल्स का बना हुआ है जो स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होते हैं, ठीक है, और इनके नेचर के बेसिस पे इनका 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा प्यारा पैरेन्काइमा, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमा होता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सिंपल टिश्यू होता है और इज लिटिल स्पेशलाइजेशन, मतलब उसका जो फंक्शन होता है वो स्पेशलाइज नहीं होता है, मतलब होता है पर बहुत कम स्पेशलाइज फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ये क्या होता है, ये इसका जो सेल्स होता है वो लिविंग सेल्स होते हैं, मैक्सिमम क्या चीज़ से बने हुए होते हैं, लिविंग सेल्स से बने हुए होते हैं। शेप इनका होता है स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है या फिर पॉलीगोनल भी हो सकता है। कैसा कैसा शेप हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल या फिर पॉलीगोनल शेप हो सकता है। द सेल वॉल जो इनका होता है वो बहुत थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो हमारा जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, बहुत ही पतला होता है और किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। चलो एक फिगर देख लो, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, किसका, पैरेन्काइमा का। देखो शेप सर्कुलर, ओवल, कैसा भी शेप हो सकता है, रुको कलर चेंज कर लेने दो, हाँ सी शेप कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इनका जो शेप है वो स्ट्रक्चर ओवल भी, अगर आप लोग ऐसे भी ड्रॉ करोगे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक इस तरीके का डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो, वॉट एवर इज योर चॉइस। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल्स लिविंग होते हैं, शेप कैसा हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल हो सकता है। इनका जो सेल वॉल होता है, ये जो ग्रीन डार्क ग्रीन पार्ट देख रहे हो ना, ये हमारा सेल वॉल है।
सेल वॉल कैसा हो, किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो सेल वॉल बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। किस चीज़ का बना हुआ होता है सेल वॉल, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। द सेल्स आर लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ये जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनमें जो अगर मैं बनाऊं तो इनमें जो देखो यहाँ पे अगर मैं रेस कर रही हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, शेप फिक्स नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होते हैं, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको इंटरसेल्युलर स्पेसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। किसके केस में, हमारे पैरेन्काइमा के केस में, ठीक है। देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ठीक है। या इनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब क्यों सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये लोग डिवाइड करने की अपना क्षमता खो चुके हैं। मतलब क्या करेंगे कि वो लोग के पास स्टोर करने के लिए एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, जिसके कारण वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस चीज़ को स्टोर करके रखेंगे। Found in soft part of the plant such as cortex of root, ground tissues in stem and mesophyll cells of leaves, ठीक है। ये soft parts of the plant में प्रेजेंट होते हैं। इनका प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड टिश्यू में, मेसोफिल सेल्स यानी कि लीव्स का जो लोअर लाइन मेसोफिल सेल्स होता है ना, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो पैरेन्काइमा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला तो इसके बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, वो याद रखना। इसका शेप स्पेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल हो सकता है। दूसरा, ये जरूर याद रखना है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। वैसे सेल वॉल तो सेलुलोज से ही बना हुआ होता है, और थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। द सेल वॉल इज थिन, तो सेल वॉल क्या होता है, वो थिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दे हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर एकदम शॉर्ट में लिखते जाना कि सेल वॉल कैसा है, तो सेल वॉल हमारा थिन है, वैक्यूल कैसा है तो लार्ज है और सेंट्रल में प्रेजेंट है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस है या नहीं है, तो हाँ इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब लिखोगे। शेप कैसा है, तो शेप हमारा कैसा है, तो शेप है स्फेरिकल भी हो सकता है और ओवल भी हो सकता है और पॉलीगोनल भी हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रख लोगे तो आगे जाके काम आएंगे, ठीक है। आई होप सो ये फिगर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो आगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि हमारा जो पैरेन्काइमा होता है वो कुछ पैरेन्काइमा जो हमारा स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे देयर आर 4 क्लासिफिकेशन, बट आपको पढ़ने सिर्फ 2 है। सबसे पहले आ गया हमारा क्लोरेन्काइमा। वैसे पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो वैसे पैरेन्काइमा जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उनको हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरेन्काइमा। वैसे पैरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटी, आप लोग जब देखते होगे बहुत सारे वाटर बॉडीज में कुछ प्लांट्स क्या कर रहे होते, फ्लोट कर रहे होते। तो जो प्लांट्स वो फ्लोट कर रहे होते किसकी वजह से फ्लोट कर रहे होते, वो जो एयर होता है उसमें ट्रैप्ड होता है। तो वैसे पैरेन्काइमा जिनमें एयर ट्रैप्ड है यानी कि एयर कैविटी प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। आई बात समझ में। फिर आ जाता है स्टील पैरेन्काइमा जो कि स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा होते हैं, और आइडियोब्लास्ट जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को कंटेन करके रखता है। तो ये दोनों के बारे में आप लोगों को नहीं जानना है। अगर ये दोनों अभी नहीं जानोगे तो आप लोग के लिए अच्छा है, कन्फ्यूजन से दूर रहोगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जान लेना क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। हाँ ये याद रखना, पूछता है MCQs में पूछेगा, नेम अ पैरेन्काइमा विच हैज क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरेन्काइमा। नेम अ पैरेन्काइमा विच हैज एयर कैविटी प्रेजेंट, तो एरेन्काइमा। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई आर फ्यू प्लांट्स able to float on water bodies, so they are able to float on water body due to the presence of air cavity, and those parenchyma which has air cavity are known as erenchyma। तो ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर हम लोग बात करेंगे कॉलेनकाइमा की।
तो कॉलन काइमा के भी जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं। सेल्स इलोंगेटेड और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे, मतलब कि यहाँ पे इमेज देख लो, इनका जो कॉर्नर्स है, रेड कलर यूज कर रही हूँ, यहाँ पे देखना, ये हर, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊं आप लोग को, तो ये क्या होते हैं ना, कॉर्नर्स पे इरेगुलरली थिकेंड होते हैं। यहाँ जहाँ पे भी कॉर्नर्स आएगा ना वहाँ पे इरेगुलरली, मतलब यहाँ पे तो इनका शेप पतला ही है, लेकिन कॉर्नर पे ये क्या हो जाते हैं, वो थिक होते हैं। ठीक है, तो इस इरेगुलरली थिकेंड का मतलब यही होता है कि वो सेल्स इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलर, कॉर्नर्स पे क्या होता है, थिक होते हैं, और बाकी जगह पे वो थिन होते हैं और कॉर्नर्स पे थिक होते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है, पर बहुत कम मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा जब पढ़ रहे थे तो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट था, लेकिन कॉलनकाइमा जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है पर बहुत कम प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स पे तो वो थिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो स्पेस जो होता है वो कवर अप हो जाता है। इनका फंक्शंस क्या होते हैं, वो हमारा जो प्लांट है उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जब हम लोग डिस्कस किए थे सिंपल का, तो वहाँ पे लिखा हुआ था सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव, वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो दीज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ आराम से बेंड हो सके। तो प्लांट का पार्ट है वो स्टेम को ईजिली बेंड कर लेते हो। और अगर हम अपने मेरे हाथ का बात करें तो क्या मैं इसे यहाँ से बेंड कर सकती हूँ? नहीं, जब तक जॉइंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो बेंड नहीं होगा। लेकिन जो प्लांट है वो ईजिली बेंड हो जाता है। वो किसकी वजह से बेंड हो जाता है? कॉलनकाइमा के प्रेजेंस की वजह से हो जाता है। ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीव, स्टेम, और कहाँ कहाँ एब्सेंट होते हैं? एब्सेंट इन रूट विदाउट ब्रेकिंग। तो ये क्या कर सकते हैं, वो आराम से बेंड हो जाते हैं बिना टूटे। प्लांट पार्ट अगर बेंड हो रहा है वो किसकी वजह से बेंड हो रहा है? कॉलनकाइमा के प्रेजेंस की वजह से बेंड हो रहा है। तो आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर होगी। तो अगर इसके पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर्स पे थिक होते हैं। कहाँ पे थिक होते हैं? थिक एट कॉर्नर्स। इंटरसेलुलर स्पेसेस लिटिल, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। किस चीज क्या प्रोवाइड करते हैं? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बिना टूटे वो प्लांट पार्ट बेंड हो सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। चलो लेट्स गो आगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इसमें पहला दो जो पढ़ा, दोनों में कैसे सेल्स प्रेजेंट थे? तो लिविंग सेल्स प्रेजेंट थे। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो इसमें कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं? हमारा डेड सेल्स प्रेजेंट होता है। सेल वॉल लॉन्ग होता है, नैरो होता है। दोनों में, एक पहला वाला में क्या था? थिन था, दूसरे वाला में थिक कॉर्नर्स पे था। ये लॉन्ग होता है और नैरो होता है। सेल वॉल इज वेरी मच थिकेंड, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि इसके सेल वॉल में से क्या चीज़ डिपॉजिट होता है? लिग्नीन। क्या डिपॉजिट होता है? लिग्नीन। ये लिग्नीन के डिपॉजिशन की वजह से इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, A chemical substances which act as cement and hardens them। मतलब लिग्नीन क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीमेंट की तरह काम करता है और उसका सेल वॉल को एकदम थिक बना देता है। जैसे सीमेंट, आपके अंबुजा सीमेंट कहा जाता है ना कि आपका जो वॉल है वो थिक होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे टाइम तक चलेगा। तो वैसे ही ये भी सीमेंट की तरह काम करता है और उसका सेल वॉल को थिक बना देता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है। द सेल वॉल इज सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें एक बूंद भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब थोड़ा सा भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो कुछ स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स। जो सीड के बाहर जो हार्ड कवरिंग देख रहे होते हैं ना, वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला तो वो होता है डेड सेल से बना हुआ। दूसरा क्या? सेल वॉल होता है बहुत ज़्यादा थिक।
किसकी, थिक एंड हार्ड, किसकी वजह से थिक एंड हार्ड होता है, लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से होता है थिक एंड हार्ड, लिग्निन की वजह से होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था, इंटरसेल्युलर स्पेसेस होता है क्या, तो नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। हार्ड कवरिंग्स ऑफ द सीड्स और स्टेम्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप सो कि आपको बातें स्क्लेरेनकाइमा की समझ में आ गई होंगी। यहाँ देखना, इसका देखो सेल वॉल, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखना, देखो थिक होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका सारा का सारा सेल वॉल क्या है, थिक होता है। आई बात समझ में, कोई डाउट? नैरो ल्यूमेन लिग्निफाइड थिक वॉल, जो थिक वॉल होता है लिग्निफाइड, नैरो से मेरा मतलब क्या था, ये देखो इसी को नैरो ल्यूमेन बोलते हैं। तो 3 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तीनों के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने मन मंदिर में बसा लेना, क्योंकि ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज में हेल्प करते हैं, आपको आगे जाके डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आप लोग किस बेसिस पे करोगे, डिफरेंशिएशन का बेसिस आपका वही कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होगा। एंड मिनिमम ऑफ 3 डिफरेंसेस आपको हर चीज के लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल तो पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल से बने होते हैं, यानी कि वैसे सेल्स जो स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उन सेल्स की मदद से हमारा प्यारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना हुआ होता है। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे ग्रुप में हर इंसान अलग अलग होता है, लेकिन सब कोई मिलके जब काम करते हैं तो एक कॉमन फंक्शन को अचीव करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हमारा काम करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, यानी कि वो कंडक्शन, वाटर और मिनरल्स और फूड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनका कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। किस चीज का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, यानी कि वो हमारे मिलकर के क्या बना देते हैं, वैस्कुलर बंडल बना देते हैं। ठीक है, और कंडक्टिंग टिश्यू मैंने कहा ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, पानी, मिनरल, सॉल्ट, फूड, ये सबको वेरियस प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना, क्योंकि पानी हम लोग डालते हैं सॉइल में, लीव्स में खाना बनता है, तो एक जगह से दूसरे जगह उनको जाना पड़ेगा। इसलिए ये सारे फंक्शंस होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज की मदद से, और जो किसके अंदर फॉल करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर फॉल करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोगों को 2 पढ़ना है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वन इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हमारा कंडक्शन में मदद करता है वाटर का और मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन का किसकी मदद से होता है, जाइलम की मदद से होता है। ठीक है, जाइलम की मदद से हमारा जो वाटर और मिनरल्स है उनका कंडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वाटर कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, तो सॉइल में डाल रहे हो, तो वो नीचे से ऊपर ही जाएगा। इसलिए जो जाइलम का फ्लो होता है वो होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी कि जाइलम हमेशा किस तरह एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर जाएगा। तो जाइलम का पहला पॉइंट क्या है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, यूनी डायरेक्शनल होता है इसका फ्लो। जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो ट्रैकिड होता है वो डेड सेल से बना होता है, इनका वॉल थिक होता है, और जो लिग्निफाइड टिब्यूलर सेल्स, यानी कि जो सेल्स होता है उसमें लिग्निन का प्रेजेंस होता है, डेड होता है। वेसल्स पे भी देख लो, ये डेड होता है, थिक वॉल्ड होता है, लिग्निफाइड टिब्यूलर सेल्स होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा ये होता है लिविंग सेल्स का।
और जाइलम फाइबर से भी बना हुआ होता है डेड सेल्स का। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसके 4 डिफरेंट टाइप्स के, तो ये किसकी मदद से बना हुआ होता है? ट्रैकेड, वेसल, पैरेन्का, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर से बना हुआ होता है, जिसमें से जो 3 होते हैं ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं डेड सेल से बने हुए। लेकिन वहीं हमारा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो बना हुआ होता है लिविंग सेल्स से, और यही चारों आपस में समीकरण बैठाते हैं और कंडक्शन होता है हमारा वाटर और मिनरल्स का। ये देखो, ये है हमारा फिगर। किस चीज का फिगर? तो फिगर ऑफ जाइलम। ठीक है, जब भी आप लोग बायो में डायग्राम बना रहे होगे या फिर किसी भी सब्जेक्ट में डायग्राम बना रहे होगे, नीचे फिगर डाल के लिख डालना कि क्या बनाए हो। ट्रैकेड्स, फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और वेसल्स का प्रेजेंस है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा हिस्सा, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम किस चीज में हेल्प करता है? तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब ये जो फूड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और इनका फ्लो कैसा होता है? तो बाई डायरेक्शनल, क्योंकि लीव्स अगर फूड बना रहा है तो उसको हर जगह पे खाना भेजना होगा, तो दैट इज बाई डायरेक्शनल होता है इनका फ्लो, बाई या फिर मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये कितने, इसके अंदर भी 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बोला था ना, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, सीव ट्यूब्स ये ट्यूब्यूलर सेल वॉल्स होते हैं, एंड वॉल्स पर इतना डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ना है। थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, ये जो चारों पांचों होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आप लोगों को जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, यानी कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसलोकेशन होता है, वो इस चीज़ में इनको हेल्प करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रोइंग रीजन्स, यानी कि जहाँ पे वो स्टोर होता है वहाँ तक भेजते हैं, उसके बाद अलग अलग रीजन्स में भेजते हैं। इनके बारे में इतना डिटेल आप लोग को कि फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपेनियन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इतना डिटेल डिस्कशन आप लोगों को नहीं करना है। आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो डिफरेंस है वो याद रख लेना है कि जाइलम क्या है। तो जाइलम हमारा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, फ्लोएम का फ्लो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या है और फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। ये है हमारा फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम, फिगर लिख डालना और उसके बाद लिख देना फ्लोएम टिश्यू। डायग्राम बेसिस पे इन जनरल ये उतना ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रैप करते हैं टिश्यूज का जो पहला टॉपिक है, दैट इज प्लांट टिश्यू। एंड प्लांट टिश्यू को की सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। एंड आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। जाना एक बार एनसीईआरटी को प्रॉपरली रीड करना, नोट्स के थ्रू जाना, ये सारी बातें पढ़ लेना, तो आई होप कि आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।